नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को। इस तरह लेते हैं पहला प्रश्न। वानडिवास के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? पहला, ये युद्ध डच और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। दूसरा, 20 साल तक चला ये युद्ध डच और ब्रिटिश सेना के बीच एक निर्णायक युद्ध था। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के बीच में अपने वर्चस्व के स्थापना की कोशिशों को लेकर हुआ एक युद्ध था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कुल 4 बार युद्ध हुआ, जिसे प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, इस तरीके से इसका नामकरण किया गया है। युद्ध का केंद्र कर्नाटक के भूभाग रहे, इसीलिए इसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। इसमें तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे वानडिवास की लड़ाई भी कही जाती है, यह 7 सालों तक चला, यानी 1756 से लेकर 1763 तक। ये सप्तवर्षीय युद्ध भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक निर्णायक लड़ाई थी। प्रश्न के पहले कथन की बात करें तो भारत के बंगाल में बेदारा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने डच सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सिपाही विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विद्रोहियों ने कुछ स्थानों पर कुछ प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने की कोशिश की थी। दूसरा, विद्रोही नेता अंग्रेजों के पहले वाली व्यवस्था ही, यानी पुरानी व्यवस्था ही बहाल करना चाहते थे। तीसरा, विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करना था। ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सत्य हैं। बी केवल 3, सी 1 और 2, अथवा डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने की कोशिश की। बेशक ये प्रयोग ज़्यादा वक्त तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से ये पता चलता है कि विद्रोही नेता अंग्रेजों के पहले वाली 18वीं सदी की व्यवस्था ही फिर से लागू करना चाहते थे, यानी वही मुगल व्यवस्था वे फिर से लागू करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गईं, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गईं। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई, यानी हायरार्की तय किया गया। इन सारे कोशिशों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करना था। यह अलग बात है कि ज़्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेज़ों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाईं, लेकिन लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर और 1858 के शुरुआती महीनों तक कमांड के पद सोपान, यानी हायरार्की अस्तित्व में बने रहे थे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, रामकृष्ण परमहंस ने धार्मिक यादृच्छावाद, यानी रैंडमिज्म का एक ऐसा रूप तैयार किया जो एक मुक्त और तरल समन्वयवाद पर आधारित था। समन्वयवाद को अंग्रेजी में सिंक्रटिज्म कहते हैं। दूसरा, विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के सार्वभौमवाद के आधार पर दूसरे सभी धर्मों पर हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश की। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1880 के दशक में रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के आंदोलनों का उदय हुआ। परमहंस के आंदोलन ने मन और भावनाओं को स्पर्श किया। हिंदू धर्म की सरल व्याख्या कर उन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त बंगालियों के भक्ति संबंधी विचार को एक नया विकल्प दिया। रामकृष्ण परमहंस पुनरुत्थानवादी तो नहीं थे, उन्होंने धार्मिक यादृच्छावाद का एक ऐसा रूप तैयार किया जो एक मुक्त और तरल समन्वयवाद पर आधारित नहीं था, इसलिए विकल्प 1 गलत है। धार्मिक यादृच्छावाद धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर पूरक अंतर्दृष्टि के विकास के लिए कई सारे सिद्धांतों, विचारों और तरीकों अथवा पद्धतियों को अपने आप में समाहित करता है। कई बार ये सिद्धांत, विचार और तरीके परस्पर विरोधी भी होते हैं। उन्हें समेकित और समन्वित नहीं किए जाने के कारण इसमें एक अंतर्विरोध सा दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसमें सरलता और सहजता का अभाव दिखाई पड़ता है और एक प्रकार की जटिलता आ जाती है। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के सार्वभौमवाद के आधार पर दूसरे सभी धर्मों पर हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने अन्य सुधार आंदोलनों को कुलीनवादी कहा तथा समाज सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने गरीबों की सेवा को ईश्वर की सेवा का सबसे अच्छा रास्ता बताया। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, इसलिए विकल्प 2 सही है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? पहला, द इंडियन मुसलमान, ये एक पुस्तक का नाम है। इसमें विलियम हंटर ने अल्पसंख्यकों के भय के मनोविज्ञान की उपेक्षा करते हुए ये सुझाव दिया कि अंग्रेजों को हिंदू तुष्टीकरण की नीति की दिशा में पहल करनी चाहिए। दूसरा, इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि सरकार द्वारा प्रायोजित शिक्षा व्यवस्था और गैर सैन्य रोजगार से मुसलमानों का अलगाव ही मुख्यतः अंग्रेजी विरोधी वहाबी और फराजी आंदोलन की अधिक लोकप्रियता के लिए उत्तरदायी था। तीसरा, 1855 में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना बंगाल के पहले मुस्लिम संगठन के रूप में की गई थी। विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल कथन 2 और 3 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अद्भुत एकता का प्रदर्शन हुआ। इसीलिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत हिंदू तुष्टीकरण की नीति अपनाई। लेकिन 1870 में विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान के प्रकाशन के साथ स्थिति में बदलाव आता है। इसमें वहाबी एवं फराजी आंदोलन के इर्द गिर्द भारतीय मुसलमानों की मनोदशा का वर्णन है। ये पुस्तक मुसलमानों के भय के मनोविज्ञान का हवाला देती हुई अंग्रेजों को मुसलमानों को विश्वास में लेने का सुझाव देती है, क्योंकि हिंदू तुष्टीकरण की तुलना में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति औपनिवेशिक हितों को पूरा करने में उनके मुताबिक कहीं अधिक समर्थ थी। साल 1855 में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना बंगाल के पहले मुस्लिम संगठन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य सामुदायिक हितों को प्रोत्साहन और अंग्रेजों के प्रति वफादारी का उपदेश देना था। इसीलिए पहला कथन गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित करें। 2 लिस्ट हैं आपके सामने, इन दोनों को सही तरीके से मिलान करना है। ए, सुरक्षित घेरे की नीति, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा चलाई गई थी। बी, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा चलाई गई थी। सी, अधीनस्थ संघ की नीति, ये लॉर्ड वेलेजली द्वारा चलाई गई थी। विकल्प हैं ए 1, 2 और 3, बी 3, 2 और 1, सी 1, 3 और 2 अथवा डी 3, 1 और 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में कंपनी राज की स्थापना के बाद सबसे बड़ी समस्या उसे सुरक्षित बनाने की थी, जिसे अलग अलग ब्रिटिश गवर्नरों ने अलग अलग नीतियों के तहत हल करने की कोशिश की। लॉर्ड वेलेजली ने ब्रिटिश राज की सुरक्षा के लिए सुरक्षित घेरे की नीति अपनाई। इसके लिए उसने देशी राज्यों पर सहायक संधि आरोपित की। उसका उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपने रक्षार्थ यानी अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर करने पर
बाध्य करना था। लॉर्ड हेस्टिंग्स एक महान साम्राज्यवादी था। उसने देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत रियासतों ने अपनी समस्त बाहरी प्रभुसत्ता कंपनी के अधीन कर दी, जबकि आंतरिक मामलों में वो पूर्णतया स्वतंत्र थे। 1857 के विद्रोह के बाद रियासतों के विलय की नीति त्याग दी गई और लॉर्ड कैनिंग के समय अधीनस्थ संघ की नीति आई। इसके अंतर्गत देशी रियासतों को ब्रिटिश क्राउन के प्रति राजभक्ति दिखानी होती थी। उत्तराधिकार अब क्राउन से मिला उपहार हो गया था। साथ ही राजाओं को प्रशासन और उपभोग का अधिकार दिया गया, न कि प्रभुत्व का। इसलिए विकल्प डी सही है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।